नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सीटेट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ ले, जान ले और एग्जाम में अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या पढ़ने के बाद भी एक डर लगा रहता है मन में कि भाई एग्जाम में क्या होगा। तो कुछ नहीं, शांत दिमाग से बस इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे कॉमन सेंस आपको बताऊंगा जो आप बस एग्जाम में लगा लीजिएगा अपना, तो ये आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक एक करके बात करते हैं। जो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली आपको अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सीटेट का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। अब आप इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे तो 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने दो हिस्सों में बांटा है, थ्योरी एंड पेडागोजी। थ्योरी का मतलब यह है कि लगभग 75 या इससे कम ही क्वेश्चन होते हैं लगभग, लेकिन मैंने हाफ हाफ बांटा है। 70 to 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, मतलब अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है तभी आप जवाब देंगे। जैसे सीडीपी में जीन पियाजे का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या ईवीएस में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आ गया ग्रामर से, तो वो सब आप तभी दे पाएंगे जब आपने पढ़ रखी हो। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजिकल होते हैं, मतलब लगभग 75 to 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेडागोजी होती है। पेडागोजी के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या अगर ना भी पढ़े तब भी काम चलेगा। बस आपको क्या करना है इस पेडागोजी के लिए, आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। अब वो बहुत पढ़ते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ तैयारी किसकी कर रहे होते हैं, थ्योरी की। वो पेडागोजी की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि पेडागोजी के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, पेडागोजी की तैयारी करने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका यही होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन को, तो आपका दिमाग चलने लगता है, आपका दिमाग खुल जाता है, एक अच्छी सोच आप विकसित कर पाते हैं एक शिक्षक के रूप में, और फिर आप आसान से पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप आज से भी देखें तो ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन पुराने सीटेट के पेपर उठा लें और वहां से बस प्रैक्टिस करने लग जाइए, आप 100% यकीन मानिए कि आपका अगर 75 मैं कह रहा हूँ ना पेडागोजी, तो आप 70 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। इसमें इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है पेडागोजी में। और अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, तो अगर आप इसमें 70 भी स्कोर कर रहे हैं और अगर आप इसमें यहाँ पे 30 स्कोर कर लें, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा। पेडागोजी की तैयारी अच्छी करने का एक ही तरीका है, और इसमें भी सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, जो आजकल यूट्यूब पे लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, आप उनको लेते हैं, उससे आज सीखने को कम मिलता है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये चीज आप हो सके तो अवॉइड करें। बाकी सबका अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो आप क्या करें, सेल्फ स्टडी से सिर्फ प्रैक्टिस करें पेडागोजिकल क्वेश्चन की। और इसके साथ अगर आप मान लीजिए पूरे सीटेट का ही कर ले, अगर आप पेपर सेट लगा लें, तो थ्योरी बेस्ड भी कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड जैसे कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हमेशा ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, मतलब इस प्रकार से डिजिट बनाए जाते हैं कि कंफ्यूजिंग होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। या दशमलव पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे, क्वेश्चन मतलब खिसका देते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। या कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ग्राम या किलोग्राम इस प्रकार से होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर साल सेम पैटर्न पर आते हैं और रिपीट होते हैं। तो अगर आप उनको भी लगा लेंगे तो आपका 100% आपका पेपर क्लियर होगा। 100 नंबर तो आप यूं ही स्कोर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे पहली जो मैं ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी ट्रिक, आपको ना अपने विचार में, अपने सोच में परिवर्तन लाना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने विचार में परिवर्तन लाना है। आपको अपनी विचारधारा बदलनी है, आपको अपनी विचारधारा बाल केंद्रित करनी है। ठीक है, कैसी करनी है, बाल केंद्रित करनी है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि यार छोटे बच्चों को पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है, पढ़ा बोर्ड बोर्ड पे लिखवाना ही तो है, बच्चे उतार लेंगे, ABCD क ख ग करानी है। ये बहुत ही गलत सोच होती है हमारी। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए हमें हर एक पहलू पे ध्यान रख देना पड़ता है ना। जब आप पेरेंट्स बनेंगे, जब आपके बच्चे होंगे, तब आपको चीज़ समझ में आएंगी आप कितना ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का। तो जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, वैसे ही आप स्कूल में जाएं तो दूसरे के बच्चों का भी ध्यान रखें। और आप अपनी विचारधारा कैसी रखें, बाल केंद्रित रखें। ठीक है,
यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न हो, कितना भी घुमा के पूछा हो, उसमें बच्चे के लिए कितनी सही बात कही गई है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे की विचारधारा पर बात की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो बच्चा ही सब कुछ है। प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे की रुचि का ध्यान रखा गया है कि नहीं, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान किया गया है कि नहीं, बच्चे के विचारों का सम्मान किया गया है कि नहीं, बच्चों को प्रॉपर अवसर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बच्चों के लिए कोई जेंडर आधारित कुछ भेदभाव तो नहीं किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि बाल केंद्रित, बच्चा ही सब कुछ है, बाकी सब सेकेंडरी है, बच्चा सबसे पहले है। तो कहने का अर्थ है कि बाल केंद्रित विचारधारा आपको अपनी बनानी पड़ेगी और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो प्रश्न में कहीं भी लगे कि भाई बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहा जा रहा है, ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए कि भाई वो गलत है। बच्चा सब कुछ है, बच्चा अगर गलती कर रहा है तब भी बच्चा ठीक है, गलती हमेशा शिक्षक की मानी जाती है। ठीक है, तो बच्चे जो गलतियां करते हैं वो भी हमें बच्चे को एक तरीके से समझने का एक अवसर होता है कि हम बच्चों को उनकी गलतियों से ही समझ पाते हैं कि बच्चा सीखने में कैसा है। तो चाहे बच्चा कुछ भी करे, बच्चा हमेशा 100% ध्यान रखेगा वो सही होगा। आप उसको किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि बच्चा ये नहीं कर सकता, बच्चा वो नहीं कर सकता, बच्चा सब कुछ कर सकता है। ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टैग वर्ड है, तीसरा जो ट्रिक एक तरीके से वो टैग वर्ड है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही कम टैग वर्ड्स बताए हैं, ये तो बस आपको वैसे ही समझाने के लिए। मैंने डिटेल में सब्जेक्ट वाइज टैग वर्ड्स बताए हैं। ठीक है, ये तो कॉमन है, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी टैग वर्ड्स अपने चैनल पर बनाकर डाल रखी है वीडियोस, आप जाके विजिट करिए और देखिए। अब ये टैग वर्ड्स क्या होते हैं? ये टैग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर हमें एग्जाम में दिख जाए ना, तो हमें तुरंत दिमाग लगाना शुरू कर देना है कि भाई ये तो कुछ गलत कह रहा है बच्चे के बारे में, या कुछ ये सही कह रहा है। अब जो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं तो हमेशा ये बच्चे के लिए सही कहते हैं, जो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ये बच्चे के लिए हमेशा गलत होते हैं। जैसे कि प्रोत्साहन की जब भी बात की जाती है तो पॉजिटिव होता है, सृजनात्मकता बच्चे में, चर्चा करना है, अवसर पैदा करने हैं, गतिविधियां हमेशा अच्छा माना जाता है, अर्थपूर्ण या अर्थपूर्ण शिक्षा, कारण का पता लगाना, ये सब चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं, जो हमेशा बच्चे के फेवर में होती हैं, बच्चे के लिए अच्छी होती है। मैंने अभी कहा ना बहुत ही कम सिलेक्टेड मैंने दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियोस बना के डाल रखी हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव, जैसे कि केवल, मान के चलिए कोई प्रश्न हो जिसमें आपसे कहा जाए कि केवल लड़कियां ही भाषा बोल पाती हैं, या केवल लड़कियां ही अंग्रेजी सीख सकती हैं, या केवल लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, तो जब भी केवल आ जाए तो ये नेगेटिव है, कुछ गलत कह रहा है ये। ठीक है, इसी प्रकार से मात्र ही, ये भी नेगेटिव बोलते हैं बच्चे के बारे में। हतोत्साहित हम बच्चे को नहीं कर सकते कभी भी, कठोर हम नहीं हो सकते, बच्चों को सजा नहीं देनी है, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाते समय व्याकरण पे ज्यादा जोर नहीं देना है। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस बात को तय करने में कि भाई ये वाक्य बच्चे के फेवर में है या नहीं। इसको एक बार हम एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो अब आप ऑप्शन ही देख के समझ जाएंगे कि भाई किसमें पॉजिटिव बात हो रही है, किसमें नेगेटिव बात हो रही है। क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा है तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन देखना है। पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है कि भाई सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा सक्रिय रूप से, ये भी एक टैग वर्ड है जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बात समझाई थी। तो ये कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं जो एक बार दिख जाए ना हमें तो मान के चलिए कि भाई वो ऑप्शन ठीक होगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि एकदम ए टू जेड रट के जाना है। कई बार क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछ लेता है, ऑप्शन ऐसे पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है 3 ट्रिक तो आप समझ गए होंगे। चौथी और आखिरी ट्रिक ध्यान रखिएगा, ये हमेशा काम नहीं करती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें काम करती हैं। जब भी आपको कोई सवाल दिखे तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार होता है ना क्वेश्चन बहुत लंबा होता है और कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन भी काफी बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं। तो ऐसे में अक्सर हमेशा जो बड़ा ऑप्शन होता है सबसे, और जो पॉजिटिव जवाब होता है, मतलब बड़े में भी जो पॉजिटिव जवाब दे रहा हो, वही ऑप्शन हमेशा चुनना चाहिए।
अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाई अगर आप 100 बार लगाएंगे तो 100 बार यही होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, 100 में से 90 बार जरूर होता है कि भाई बड़ा और पॉजिटिव जवाब जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि सीटेट का अपना एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। वो बड़े बड़े ऑप्शन देकर के इस प्रकार से फंसाती है कि भाई वो बच्चा उसको समझने में ही उलझ जाए। तो जब भी ऑप्शन आपको दिखे तो जो सबसे बड़ा जवाब है, जो जिस पे बड़ा ऑप्शन है, उसको पहले पढ़ लीजिए और लगे कि वो ठीक है तो तुरंत कर लीजिए, आपका समय बचेगा और संभावना बढ़ जाएगी कि आप जो कर रहे होंगे वो सही होगा। तो इसी के साथ मैंने आपको कुछ ऐसे 4 महत्वपूर्ण अच्छे और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताए हैं जिनको अगर आप एग्जाम में फॉलो करें, समझें, तो आपका जो पेपर है वो 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दोस्तों तक लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।